छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। जय हिंद, नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करने में एकदम मस्त होंगे। तो इसमें काफी बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है और काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो हम आपको कवर कराएंगे। आप देखिएगा यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे फंसेंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ठंड बहुत पड़ रही है, चने की भाजी और बाजरे की रोटी खाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए इसमें पहला कह रहा है कि किस भाषा की परंपरागत लिपि टांकरी है। किस भाषा की परंपरागत लिपि टांकरी है। तो जो टांकरी लिपि है ना, ये आपका शारदा लिपि से उत्पन्न हुई है। किस लिपि से उत्पन्न हुई है भाई साहब? शारदा लिपि से उत्पन्न हुई है। जो टांकरी लिपि है ये शारदा लिपि से उत्पन्न हुई है और यह जो है गुरुमुखी और लांडा लिपि से मिलती जुलती है। तो कह रहा है कि किस भाषा की परंपरागत लिपि टांकरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुल्लुई। क्या हो जाएगा? कुल्लुई। तो ये कुल्लुई है, ये आपका हिमाचल प्रदेश की, कुल्लुई जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश की एक क्षेत्रीय भाषा है। कहाँ की भाषा है? हिमाचल प्रदेश की एक क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। हालांकि ये जो कुल्लुई है इसको वर्तमान में देवनागरी लिपि में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो जो बोली है और लिपि है इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट करा ही देता हूँ। देखिए 8वीं अनुसूची में पहले जो अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, ये तो आपको पता होगा संविधान के। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषा थी? पहले 14 भाषा थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी भाषा हो गई है? वर्तमान में 22 भाषा हो गई। कितनी भाषा हो गई है? 22 भाषा हो गई है। ठीक है, यानी कितनी भाषा जुड़ी? 8 भाषा जुड़ी। तो जो 8 भाषा जुड़ी हैं वो 3 संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ी हैं। किसके द्वारा जुड़ी हैं? 3 संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ी हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 में। उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? उसमें जो है सिंधी भाषा जोड़ी गई। किस भाषा? कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। एक होता है आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें 3 भाषा जोड़ी गई। नमक बोले तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, और एक होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई? इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन से? MBDS। एमबी बोले तो मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। तो कितनी भाषा टोटल जोड़ी गई? 8 भाषा जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा, 71वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92वें संविधान संशोधन से मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। ठीक है, तो आप पूछेंगे ये कैसे? तो देखिए जो ये सिंधी भाषा है, नेपाली भाषा है, कोंकणी है, मैथिली है, बोडो है, डोगरी है, संथाली। इन सब भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी? इन सब भाषा की लिपि हो जाएगी देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि हो जाएगी? देवनागरी लिपि हो जाएगी। याद रखें, सिर्फ एक भाषा जो जोड़ी गई है, मतलब कौन सी भाषा जोड़ी गई? मणिपुरी। उसकी लिपि हो जाएगी आपका मैतेई। उसकी लिपि क्या हो जाएगी? मैतेई। बाकी जो 8 भाषा जोड़ी गई है उसमें से 7 भाषा में देवनागरी लिपि है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। ये चीज़ याद, ऐसे अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा हमेशा के लिए। तो मणिपुरी है, मणिपुरी की लिपि मैतेई होगी। बाकी जितनी भी लिपि हैं, मतलब बाकी जितनी भी भाषा जोड़ी गई हैं, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, बोडो, डोगरी, वो उनकी सारी लिपियाँ देवनागरी लिपि है। हालांकि जो एक सिंधी लिपि है, ये सिंधी लिपि इसकी लिपि अरबी फारसी भी वहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। तो आप पूछेंगे कि देवनागरी लिपि किस में है? तो देवनागरी लिपि इन भाषाओं में हो गया। और देवनागरी लिपि आपका यहाँ पे जो है देखिए हिंदी में हो जाएगा, संस्कृत में हो जाएगा, मराठी में हो जाएगा, कश्मीरी में हो जाएगा और कश्मीरी में भी अरबी फारसी होगा। उधर सिंधी में अरबी फारसी लिपि भी हो रहा है और कश्मीरी में भी हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। और एक हो जाएगा आपका गुजराती में। तो इन सब भाषाओं में देवनागरी लिपि होगा। यानी देवनागरी लिपि मोटी मोटा किस में हो जाएगा? और भी भाषाओं में होता है, बट मोटी मोटा अगर देवनागरी लिपि बात करें तो 12 भाषा हो जाएगा। समझ में आई बात। 7 भाषा इधर हो गई, जो 8 भाषा जोड़ी गई संविधान संशोधन के तहत, है ना, उसमें से 7 भाषा। इधर 5 भाषा, मान लीजिए हिंदी, संस्कृत, मराठी और कश्मीरी, गुजराती। इन सब में देवनागरी लिपि होगी। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा कुछ और बात करते हैं। जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है, हिंदी भाषा का विकास हुआ है वो सौर सेनी, मागधी एवं अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, यानी कि 5 भाषाओं से हुआ है। कौन कौन सा? पश्चिमी हिंदी हो गया, ठीक है, पहाड़ी हिंदी हो गया, राजस्थानी हिंदी हो गया, बिहारी हिंदी हो गया और पूर्वी हिंदी हो गया। ठीक है, तो इन भाषाओं के जो है 18 उपबोलियाँ हैं। कितनी उपबोलियाँ हैं? 18 उपबोलियाँ। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक आपका हो जाएगा सौर सेनी। तो सौर सेनी में आपका 2 आएगा। सौर सेनी आपका 2 आएगा, एक पश्चिमी हिंदी और एक राजस्थानी हिंदी, है ना। एक पश्चिमी हिंदी आएगा और एक राजस्थानी हिंदी आएगा। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आएंगी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगी हरियाणवी, ठीक है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये अगर आप यहाँ से याद रख लेना तो आपका जो है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो सकता है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है और एकदम सीधा। आप देखिएगा, इसको कवर करके कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रश्न आना तय है। ठीक है भाई साहब। तो पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है, इससे हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये भाषा आएंगी किसमें? पश्चिमी हिंदी में आएंगी। ये किसके अंतर्गत आ रही है? ये सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, एक आ जाता है आपका सौर सेनी में ही आएगा राजस्थानी। क्या आएगा? राजस्थानी। तो राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोलियाँ आएंगी? इसमें आएगी मारवाड़ी, जिसको बोलेंगे मेवाड़ी, ठीक है, हाड़ौती, जिसको बोलेंगे जयपुरी, मेवाती और मालवी। ये चीज़ राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आएंगे, राजस्थानी बोलेंगे। ठीक है,
अब एक आ जाता है खस। खस बोले तो सौरसेनी, इसमें पहाड़ी भाषा आती है। तो पहाड़ी भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आएंगी? उसमें आएंगी मंडियाली, बोले तो पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सब उत्तराखंड साइड में पड़ती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आ जाता है मागधी। मागधी मागधी के अंतर्गत बिहारी भाषा आती है ना, बिहारी भाषा। तो बिहारी भाषा में कौन कौन सी बोली आएगी आपका? इसमें आएगी 3, भोजपुरी, मगही, मैथिली, याद रखिएगा, ये भोजपुरी, मगही, मैथिली। आगे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि मगही कहाँ की भाषा है, तो आप बता सकते हैं मगही किसकी भाषा है, ठीक है, मगही बोली किसकी भाषा है, ऐसा करके, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बिहारी में 3 आएगा, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अर्धमागधी में कौन सा आएगा? अर्धमागधी भाई, तो अर्धमागधी के अंतर्गत आपका जो है पूर्वी हिंदी आती है, ठीक है, पूर्वी हिंदी आती है। और पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आएगी? 3 बोली, याद रखिएगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाता है पैसाची। देखिए, जो पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? लहंदा आती है और पंजाबी भाषा आती है ना। और ब्राचट के अंदर आपका सिंधी आती है, महाराष्ट्री के अंदर मराठी आती है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न आना तय है, 110% प्रश्न यहाँ से आना तय, इसलिए हम इसको यहाँ पे आपको करा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि फिर आपको दोबारा कहीं से और पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। देखिए, जो हिंदी भाषा का विकास का क्रम है, ये आपका पहले संस्कृत आता है, संस्कृत से आपका पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपन से सौरसेनी, और सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, इसके बाद खड़ी बोली। ये क्रम वाइज आपको याद रखना पड़ेगा। पहले क्या आएगा? पहले आएगा आपका संस्कृत, ठीक है, पहले आएगा संस्कृत, संस्कृत बाद आ रहा है आपका पाली, पाली बाद आ रहा है आपका प्राकृत, प्राकृत बाद आपका आ रहा है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आ रहा है आपका सौरसेनी, सौरसेनी के बाद आपका आ रहा है पश्चिमी हिंदी, है ना, पश्चिमी हिंदी के बाद आ रहा है आपका खड़ी बोली। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये चीज़ याद रखें। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या हो जाएगा? खड़ी बोली का अन्य नाम आपका कौरवी होता है। बांगरू, बांगरू पश्चिमी हिंदी की उपभाषा वर्ग की बोली। और हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है भाई साहब? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का अपभ्रंश से जन्म हुआ है। हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। किसकी भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा। विनय पत्रिका जो है ना, किसकी रचना है बता दीजिएगा आप? तुलसीदास की। तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है, ब्रज भाषा में हुई है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन हो जाएगा? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हो जाएगा। आल्हाखंड जो है, आल्हाखंड यह बुंदेली में लिखा गया। किस में लिखा गया है? आल्हाखंड बुंदेली में लिखा गया है। और खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास जो है यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। रामचरितमानस अवधि में रचित महाकाव्य है। रामचरित जो मानस है किस भाषा में लिखा गया? मतलब किस बोली में? अवधि, अवधि बोले तो, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा जो है खड़ी बोली हिंदी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी एवं उर्दू का मिश्रित रूप है। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी एवं उर्दू का मिश्रित रूप है। बोली का लघुत्तम रूप क्या हो जाएगा? ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट, छोटा छोटा शब्द, मतलब छोटा छोटा प्रश्न। तो बोली का लघुत्तम रूप हो जाएगा आपका वर्ण। बनारस की क्षेत्रीय बोली को क्या बोलते हैं? तो बनारस की बोले तो काशी, काशी बोले तो कसिका, ठीक है। तो बनारस की क्षेत्रीय बोली को काशिका, काशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काशिका कहा जाता है ना। सूरदास, परमानंद दास एवं कुंभन दास अष्टछाप के इंपॉर्टेंट कवि है ना। सूरदास, परमानंद दास एवं कुंभन दास है जो अष्टछाप के कवि हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना ही रखना है, कबीर भाषा की कौन सी भाषा, मतलब कबीरदास की कौन सी भाषा थी? तो कबीरदास की आपकी भाषा सदुकड़ी थी। कौन सी भाषा थी? सदुकड़ी थी, ठीक है। जयपुरी का क्षेत्रीय नाम क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी हो जाएगा। हिंदी आदि की जननी क्या हो जाएगा? आपका संस्कृत हो जाएगा। हिंदी दिवस आपको पता ही है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये हम आपको यहाँ पे अभी बता चुके हैं, ठीक है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र प्रयागराज, इलाहाबाद हो जाएगा, है ना। भाषा का क्षेत्रीय बोली कैसा कहलाता है? पहले बोली आएगा, फिर भाषा, उपभाषा आएगा, फिर भाषा आएगा। ये क्रम है ना। इसको क्रम वाइज आपको याद रखना। पहले बोली, फिर उपभाषा, फिर भाषा। पहले बोली, फिर उपभाषा, फिर भाषा। तुलसीदास की रामलला नहछु, तुलसीदास की रामलला नहछु, सूरदास की सूरसागर एवं चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु, ये सभी जो है ब्रज भाषा में लिखित है। किसमें लिखित है? ब्रज भाषा में लिखित है। कौन कौन सा? तुलसीदास की रामलला नहछु, सूरदास की सूरसागर एवं चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु, ठीक है। पूर्वांचल की मुख्यतः बोली कौन सी हो जाएगी? पूर्वांचल मुख्यतः आपका भोजपुरी होती है। और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव अभी पारित है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी का और लहंदा भाषा का विकास हुआ है। ये प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में करा चुके हैं। पैसाची अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो आपका पंजाबी भाषा और लहंदा भाषा, 2 भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। सिंधी भाषा का विकास हुआ है। खस अपभ्रंश से सौरसेनी, खस जो अपभ्रंश है या सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है। मराठी और महाराष्ट्री, ये भी जो है अपभ्रंश से ही संबंधित है। मध्यवर्ती पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी शामिल है। अमीर खुसरो द्वारा हिंदी को हिंदवी कहा गया है। अमीर खुसरो द्वारा हिंदी को हिंदवी कहा गया। क्या कहा गया है? हिंदवी कहा गया है। गारसान दत्त तासी द्वारा हिंदी को हिंदुई कहा गया। क्या कहा गया है? हिंदुई कहा गया है। पूर्वी पहाड़ी जो होती है यह नेपाली के अंतर्गत है। पूर्वी पहाड़ी
पूर्वी पहाड़ी में नेपाली भाषा के अंतर्गत आते हैं, नेपाली भाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी पहाड़ी में हिमाचल प्रदेश की अनेक बोलियां आती हैं। ठीक है, तो देखिए एसआई के क्वेश्चन हम कैसे कैसे करा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए क्या करा है सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है। देखिए प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है, इसका आंसर अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, हम आपको करा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रैक्टिस सेट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब कि किस भाषा की परंपरागत लिपि टांकरी है, तो आपको बता चुके हैं कुल्लुई। क्या हो जाएगा कुल्लुई। देखिए कुल्लुई एक हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा, इसे हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा किस लिपि की है, बताइए। अंग्रेजी भाषा जो है यह किस लिपि की है, तो बता दीजिएगा रोमन लिपि। कौन क्या हो जाएगा रोमन लिपि। अंग्रेजी भाषा किस लिपि की है, रोमन लिपि की है, रोमन लिपि की है। ठीक है, नागरी लिपि की त्रुटियों को किसने ध्यान आकृष्ट कराया और रोमन में देवनागरी के वर्णों को लिखने का सुझाव दिया, तो किसने दिया भाई साहब, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नागरी लिपि की त्रुटियों को ध्यान आकृष्ट कराया और रोमन लिपि में देवनागरी के वर्णों को लिखने का सुझाव दिया। किसने, सुनीति कुमार चटर्जी ने। देवनागरी में जो 12 खड़ी होते हैं ना, बचपन में आप लिखे थे कक्का किक्की कुक्कू के को कंका, तो देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया, तो अ के 12 खड़ी का सुझाव दिया आपके काका कालेकर ने। ठीक है, सिद्धि मातृका लिपि, जो सिद्धि मातृका लिपि है इसका विकास किससे हुआ, सिद्धि मातृका लिपि का विकास किससे हुआ बताइए, तो यह होता है आपका उत्तरी ब्राह्मी लिपि से। किससे होता है, उत्तरी ब्राह्मी लिपि से, उत्तरी ब्राह्मी लिपि से होता है सिद्धि मातृका लिपि का विकास। रोमन लिपि के प्रचलन को नेशनल प्रोग्रेस के लिए किसने आवश्यक माना, रोमन लिपि के प्रचलन को नेशनल प्रोग्रेस के लिए किसने आवश्यक माना, पादरी नोल्स ने, है ना, पादरी नोल्स ने। ठीक है, तो समझ में आई बात कुछ। तो देखिए भाई साहब हल्के प्रश्न करा के आपको भटकाना नहीं है। ठीक है, फालतू का वही प्रश्न कराओ जो थोड़े इंपॉर्टेंट हो, जो आप लोगों को याद भी ना रहो, और जो काफ़ी प्रश्न यहाँ से एकदम पूछा जाता है। ठीक है, इधर उधर अब पता चले पर्यायवाची विलोम शब्द यही सेट कराने में लगे रहो तो मतलब ही क्या निकला, है ना। इस प्रैक्टिस क्वालिटी प्रैक्टिस सेट कराइए, कम प्रश्नों को कराइए, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करिए और ऐसा प्रैक्टिस सेट कराइए कि आपका रैंक बढ़े, है ना कि बस आप कंपटीशन में आइए। आपको इंस्पेक्टर के पद तक जाना है, अगर आपकी रैंक जितनी बेहतर रहेगी उतनी जल्दी आप इंस्पेक्टर के पद पर जो है आपका प्रमोशन होगा, है ना। रैंक भी डिसाइड करता है काफ़ी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। मगही बोली, अब देखिए ये क्वेश्चन आप फटाक से बता देंगे कि मगही बोली हिंदी की किस उपभाषा के वर्ग से संबंधित है, बताइए फटाक से। मगही बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है, अभी हम आपको बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, भोजपुरी मगही मैथिली किस में आएगा, भोजपुरी मगही मैथिली किस में आएगा, तो बिहारी भाषा में आएगा। किस में आएगा, बिहारी भाषा में आएगा, है ना। बात सही है कि नहीं सही है, याद रखिएगा। चलिए तो देखिए बिहारी की उपभाषा की 3 बोलियां हो जाएंगी आपका भोजपुरी मगही मैथिली, भोजपुरी मगही मैथिली। राजस्थान में कौन सा आएगा, राजस्थानी में इसमें मारवाड़ी आएगा, मालवी आएगा, मेवाड़ी आएगा, है ना। राजस्थानी में मारवाड़ी, मालवी और मेवाड़ी आ जाएगा। पश्चिमी हिंदी में आपका जो है खड़ी बोली आएगा, ब्रजभाषा आएगा। ठीक है, ब्रज आएगा, हरियाणवी आएगा, ये सब बोलियाँ आएंगी, है ना। पूर्वी हिंदी में कौन सी आएगी, पूर्वी हिंदी में आपका अवधी आएगी, बघेली आएगी और छत्तीसगढ़ी आएगी। तो हो गया रिवीजन, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रकार है कि गोपीचंद और लोरिक नाम लोक साहित्य जो है यह किस में मिलता है, तो आपका यह मगही मिलता है ना, मगही मिलता है। बिहारी हिंदी की वह प्रमुख बोली कौन सी है जो विदेशों में भी बोली जाती है, आंसर हो जाएगा आपका भोजपुरी। मगही बोली का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश हुआ है। मगही मुख्यतः किस जिलों में बोली जाती है, तो आपका गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, आरा वगैरह में बोली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। और बिहारी ठाकुर किस बोली के लोकप्रिय कवि थे, तो जो भिखारी ठाकुर ये आपके जो है भोजपुरी के काफ़ी लोकप्रिय कवि थे। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिंगल भाषा किसे कहा जाता है, डिंगल भाषा किसे कहा जाता है, इसका आंसर बताइए। डिंगल बोले तो किसको बोलेंगे, डिंगल, है ना, बताइए। तो जो डिंगल भाषा है एक भाषा होता है पिंगल, क्या होता है, एक पिंगल होता है। तो जो डिंगल भाषा है आपका अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी है, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी है। एक हम आपको बताए पिंगल, क्या वो बताए, पिंगल भाषा। तो जो पिंगल भाषा है वो किससे बना है, वो जो है ब्रज भाषा का प्रारंभिक रूप है। किसका रूप है, ब्रज भाषा का प्रारंभिक रूप है पिंगल भाषा। और डिंगल भाषा जो है यह अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी है। क्या है, शुद्ध राजस्थानी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हिंदी डिंगल और पिंगल आ गया। डिंगल और पिंगल आदिकालीन हिंदी साहित्य की विशेष भाषाएं हैं। डिंगल भाषा जो अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा है। पिंगल भाषा अपभ्रंश के से उत्पन्न ब्रज भाषा का प्रारंभिक रूप है और इसमें जो है रासो साहित्य की रचनाएं हुई हैं। चलिए कह रहा है कि डिंगल काव्य में किस रस की प्रधानता है, डिंगल काव्य में किस रस की प्रधानता है, तो डिंगल काव्य में आपका जो हो जाएगा वीर रस की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है। डिंगल में काव्य दोष कितने प्रकार के माने गए हैं, डिंगल में
काव्य दोष कितने प्रकार के माने गए हैं? तो आपका 11 प्रकार के माने गए हैं। रघुवर जस प्रकाश किस भाषा का ग्रंथ हो जाएगा? आपका डिंगल हो जाएगा। किस काल को डिंगल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? मध्यकाल हो जाएगा। जग्गाजी द्वारा रचित किस ग्रंथ में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के साथ औरंगजेब के विद्रोही पुत्रों के युद्ध का वर्णन आपका इसमें हो जाएगा जो है वचनिका राठौर रतन सिंह जी की महेश दासोत की री खिड़िया जगरी। ये तो क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा राजस्थान में ज़्यादा पूछता है, ठीक है। काकल्य वर्ण कौन सा है? ये आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए ये प्रश्न बताइए, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि काकल्य वर्ण कौन सा है, इसका आंसर बताइए। तो भाई साहब इसका आंसर बताइए फटाफट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ह। क्या हो जाएगा? ह। अच्छा आप बताइए ह को और क्या क्या बोलते हैं? ह को और क्या क्या बोलते हैं आपको बताना है। ह को और क्या क्या बोलते हैं, चलिए बताने का प्रयास करिए। तो देखिए ह को तो काकल्य वर्ण बोलेंगे, ह को काकल्य वर्ण बोलेंगे। ह को काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं, ह को काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं। ह को उष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह को उष्म व्यंजन, एक सेकेंड। ह को उष्म व्यंजन बोलते हैं, उष्म व्यंजन। ह को उष्म व्यंजन बोलते हैं। ह को उष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, याद रखिएगा। ह को वायवीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायवीय व्यंजन। ह को वायवीय व्यंजन बोलते हैं। ह को स्वर तंत्रीय वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर तंत्रीय वर्ण, स्वर तंत्रीय वर्ण बोलते हैं। ह को महाप्राण वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्राण वर्ण बोलते हैं। ह को शहीद व्यंजन भी बोलते हैं। ह को क्या बोलते हैं? शहीद व्यंजन, क्योंकि शहीद हो गया, जैसे कहीं पे आ गया, ठीक है। तो ह को क्या क्या बोलते हैं? ह को आपका जो है, ह को आपका शहीद व्यंजन बोलेंगे, ठीक है। उष्म व्यंजन बोलेंगे, उष्म संघर्षी व्यंजन बोलेंगे, वायवीय व्यंजन बोलेंगे, स्वर तंत्रीय वर्ण बोलेंगे, महाप्राण वर्ण बोलेंगे, ठीक है। और काकल्य वर्ण बोलेंगे, काकल्य ध्वनि बोलेंगे। तो ये सब प्रश्न अगर कहीं पूछे तो इसका एकमात्र आंसर क्या हो जाएगा? ह। क्या हो जाएगा? ह। आई बात समझ में? आई बात? मजा आया? तो अगर अच्छा लगे तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ह को क्या क्या बोलते हैं? ह को उस व्यंजन भी माना जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो देखिए काकल्य वर्ण उन ध्वनि को कहते हैं जो कंठ के अंदर ककाल यानी स्वर तंत्र से उत्पन्न होती है। हिंदी में ह या विसर्ग में अह, जो ये है ना विसर्ग, अनुस्वार अनुनासिक अनुस्वार, इसमें ही एक ऐसा वर्ण है, इसलिए इसे काकल्य वर्ण कहा जाता है। देखिए य श अड़, यह जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, इसको तालव्य से उत्पन्न होता है। स आपका उसमें व्यंजन है, पर काकल्य नहीं है क्योंकि यह दंत से आता है ना, दंत में आएगा। और अड़ जो है यह मूर्धन्य स्पर्श व्यंजन है। चलिए ह जो ध्वनि है, यह ह जो है, यह कह रहा है कि किस स्थान से उच्चरित होती है। ह जो है यह किस स्थान से उच्चरित होती है बताइए। अभी हम आपको बताएं कंठ से। कहाँ से उत्पन्न होती है? कंठ से। उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई साहब? तो उसमें व्यंजनों की संख्या है 4। कितनी है? उसमें व्यंजनों की संख्या 4। कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका स और ह, ठीक है। 301 ह। य श ल व, यह किस वर्ग के व्यंजन है? तो आपके जो हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या कौन सा हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। अड़, अड़ किस स्थान की ध्वनि? तो अड़, अड़ बोले तो अड़ मूर्धन्य, ट ठ ड ढ अड़, ये मूर्धन्य में आएगा, है ना, मूर्धन्य में आएगा। अगला देखिए कह रहा है कि जब जीभ की नोक को बेलन की तरह कुछ लपेट कर तालु का स्पर्श कराते हुए ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो वहाँ पे मतलब पूछेगा कि कौन सा वहाँ पे व्यंजन होता है ना। तो वहाँ पे हो जाएगा आपका लुंठित व्यंजन। क्या बोलेंगे? लुंठित व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुंठित व्यंजन हो जाएगा, है ना। अब आप पूछेंगे लुंठित व्यंजन किसको बोलते हैं? लुंठित व्यंजन किसको बोलते हैं बताइए। तो लुंठित व्यंजन बोलते हैं किसको? र को लुंठित व्यंजन बोलते हैं, है ना। और पार्श्विक व्यंजन किसको बोलते हैं बताइए? पार्श्विक व्यंजन तो पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं ल को। किसको बोलते हैं? ल को। लुंठित व्यंजन र को बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन ल को बोलते हैं। अगर आपसे पूछे द्विगुण व्यंजन किसको बोलते हैं बताइए। तो जो द्विगुण व्यंजन होता है उसको दो होता है, एक अड़ होता है ऐसे ड वाला, एक ढ होता है ऐसे। तो ये द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगुण व्यंजन। लुंठित व्यंजन र हो जाएगा, पार्श्विक व्यंजन ल हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? एक होता है क्या नाम आ रहा है, चलिए आएगा तो बताएंगे आपको, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन कौन सा आपको बताना है। स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है? तो देखिए जो स्पर्श व्यंजन होता है लगभग मतलब उसमें टोटल 16 होते हैं, है ना, स्पर्श व्यंजन। जिसमें जगह प फ ब भ ये सारे आएंगे, ठीक है, सारे आएंगे। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो स्पर्श व्यंजन
माने जाते हैं वो जो वर्ग होते हैं, जैसे आपका क वर्ग हो गया, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, ये सब जो वर्ग होते हैं वो सभी वर्ण स्पर्शी व्यंजन माने जाते हैं, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि च छ ज झ, च छ ज झ किस प्रकार के व्यंजन आपका स्पर्श संघर्ष हो जाएगा। सब इजी क्वेश्चन आपको तो पता ही होगा ना। आप कहेंगे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्पीड में कर लेंगे। श व स और ह किस ध्वनियाँ किस प्रकार के आपका संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। अवरोध की प्रकृति के आधार पर मुख्य रूप से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। स्वर रहित व्यंजन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आपका हलंत से प्रदर्शित किया जाता है। स्वर रहित, अगर स्वर नहीं, जैसे मान लीजिए आपका क्या नाम है, आपका नाम है मान लीजिए क्या बोलूँ, नेहा, ठीक है, न में न आएगा, मान लीजिए न न, तो ये स्वर के साथ है, अगर न में ये हट लगा दिए हलंत, तो समझिए ये विदाउट स्वर है, ठीक है। चलिए, और ड एक महाप्राण का प्रतिरूप है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न यहाँ से प्रश्न भाई साहब पूछते ही पूछता है, ओ गुरु यहाँ से प्रश्न पूछता है भाई साहब, याद कर लो आप, ठीक है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यहाँ से प्रश्न पूछता है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। इसको याद किए बिना आप एग्जाम में जाइए ही मत। तो यहाँ पे हम आपको सारा कवर करा देंगे, डोंट वरी, है ना, हम किस लिए हैं। चलिए, तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, बताइए फटाक से। तो कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत को। चलिए और देखते हैं, देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत। अपभ्रंश के वाल्मीकि किसको बोलेंगे, तो अपभ्रंश के वाल्मीकि बोलेंगे स्वयंभू को, किसको बोलेंगे, स्वयंभू को। अपभ्रंश के वाल्मीकि किसको बोलेंगे, स्वयंभू को बोलेंगे, है ना। आधुनिक युग की मीरा कौन कहलाती हैं, तो आधुनिक युग की मीरा कहलाती है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ये आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं। हिंदी गजलों के राजकुमार कौन कहलाते हैं, हिंदी गजलों के राजकुमार कौन कहलाते हैं, आपके कहलाते हैं दुष्यंत कुमार। कौन कहलाते हैं, दुष्यंत कुमार कहलाते हैं। कवियों के कवि, ये देखिए प्रश्न हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 या 2 में करा चुके हैं। कवियों के कवि किनको बोलेंगे, शमशेर बहादुर सिंह को बोलेंगे, शमशेर बहादुर सिंह को बोलेंगे। बातों के कवि कौन हो जाएंगे, बातों के कवि, तो बातों के कवि हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। देखिए, कवियों के कवि और बातों के कवि, ये दोनों शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। कथा के सम्राट, कथा के सम्राट कौन हो जाएंगे भाई साहब, तो कथा के सम्राट हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ये कथा के सम्राट हो जाएंगे। उपन्यास बोले तो उपन्यास सम्राट उसको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, उनको किसको बोलेंगे, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के कौन से उपन्यास आप पढ़े हैं, गबन गोदान सौदेन सब किस कौन, मतलब कौन कौन पढ़ा है बताइएगा। उपन्यास सम्राट किनको बोलेंगे, मुंशी प्रेमचंद। कथा के सम्राट किसको बोलेंगे, मुंशी प्रेमचंद। कलम के सिपाही किसको बोलेंगे, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। भाषा डिटेक्टर, भाषा का डिटेक्टर किसको बोलेंगे, भाषा का डिटेक्टर, तो भाषा का डिटेक्टर बोलेंगे कबीरदास को। भाषा का डिटेक्टर किसको बोलेंगे, कबीरदास को बोलेंगे। हिंदी के प्रहरी, हिंदी के प्रहरी किसको बोलते हैं, तो पुरुषोत्तम दास टंडन को, पुरुषोत्तम दास टंडन को, ठीक है। ये सब प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कौन हो जाएंगे भाई साहब, हो जाएंगे आपके सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। देखिए, सुमित्रा को उनकी प्रकृति निरूपण और कोमल संगीतात्मक शैली के कारण क्या कहा गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। निराला ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो निराला है, निराला को प्रायः महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाप्राण कहा जाता है, क्योंकि वे छायावाद के अभिनव कवि हैं, छायावाद के वे अभिनव कवि हैं। महादेवी वर्मा ये छायावाद की प्रमुख स्तंभ है ना, क्योंकि काव्य संग्रह यामा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। कौन सी, यामा पर। तो यामा किसकी किसकी हो जाएगी, यामा आप बताएंगे किसकी हो जाएगी, तो यामा आपका महादेवी वर्मा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, यामा महादेवी वर्मा की हो जाएगी। जयशंकर प्रसाद बोले तो जयशंकर प्रसाद आधुनिक युग के महाकाव्य कामायनी की कवि हैं, तो कामायनी किसकी हो जाएगी, कामायनी किसकी हो जाएगी, तो कामायनी हो जाएगी आपकी जयशंकर प्रसाद की, है ना। कामायनी किसकी हो जाएगी, कामायनी आपका जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। यामा किसकी हो जाएगी, यामा आपका महादेवी वर्मा की हो जाएगी। ये सब प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है भाई साहब, तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, कौसानी में। कहाँ पे है, कौसानी, बागेश्वर उत्तराखंड में। सुमित्रा नंदन पंत की जन्म स्थान है कौसानी, बागेश्वर उत्तराखंड में। पल्लव छायावाद का शिखर माने जाने वाला जो कवि है, यह संग्रह किसका है, तो आपका हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत का। और 1968 में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिलता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को मिलता है। 1960 ईस्वी में किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था, तो एक है कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और कौसानी में सुमित्रा नंदन पंत के जन्म घर का संग्रहालय क्या कहलाता है, तो कहलाता है सुमित्रा नंदन पंत वीथिका, सुमित्रा नंदन पंत वीथिका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए आ गया पर्यायवाची पूछ लिया, इजी क्वेश्चन। अब बताइए, थोड़ा सा खुशी की लहर दौड़ी कि नहीं दौड़ी
चलिए बताइए, मिलिंद शब्द का पर्यायवाची किसके लिए है? मिलिंद शब्द का पर्यायवाची किसके लिए है, ये आपको बताना है। ठीक है, मिलिंद शब्द का पर्यायवाची देखिए क्या होता है। मिलिंद का पर्यायवाची होता है आपका, जिसको बोलेंगे एक भृंग, क्या बोलेंगे? भृंग। और क्या बोलेंगे? चंचरीक, चंचरीक। ठीक है, और क्या बोलेंगे? सीलीमुख, सीलीमुख, सीलीमुख। और क्या बोलेंगे? अभी तो आप कह रहे हैं इसमें तो कुछ आई नहीं है, आगे भ्रमर, क्या बोलेंगे? भ्रमर। तो मिलिंद जो है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भ्रमर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, मिलिंद भ्रमर का पर्यायवाची है अजीर। अजीर किसका पर्यायवाची बताइए फटाफट? अजीर, अजीर किसका पर्यायवाची? अजीर आपका आंगन का हो जाएगा। खद्योत आपका जो है जुगनू का पर्यायवाची हो जाएगा। आजकल आपके गांव घर शहर में जुगनू दिखता है? बताइए, विलुप्त हो गया कि दिखता है? बताइएगा। शलभ, शलभ किसका पर्यायवाची है? शलभ टिड्डी या पतंग का पर्यायवाची है, टिड्डी या पतंगा का। कुलिसधर, कुलिसधर किसका पर्यायवाची है? आपका इंद्र का हो जाएगा। गृहमणि किसका पर्यायवाची है? आपका दीपक का हो जाएगा। दधी, चलिए बताइए दधी, दधी का तद्भव शब्द क्या है? एकदम इजी क्वेश्चन, दधी का तद्भव शब्द क्या है बताइए फटाक से। तो दधी का हो जाएगा दही, दधी का क्या हो जाएगा? दही, है ना, ये सब इजी क्वेश्चन है। अच्छा, घृत का क्या हो जाएगा? घृत का, घृत बोले तो घी, घृत का घी हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण, स्वर्ण का क्या हो जाएगा? स्वर्ण का तद्भव सोना हो जाएगा, है ना। घृत का घी होता है, स्वर्ण का सोना होता है, और वक का बकुला होता है, कर्ण का कान होता है, शर्करा का शक्कर होता है, बोले तो चीनी है। चलिए, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? शलाका, बताइए। ठीक है, इसका तद्भव का रूप क्या हो जाएगा? शलाका बोले तो सलाई, है ना। आप मतलब जो ठंड आ गई है, पहले के ज़माने में माता बहन लोग, है ना, दादी लोग क्या बिनती थी? स्वेटर बिनती थी, किससे? यही सलाई से। ठीक है, शलाका, याद आ रहा है? जो मतलब डंडी होती थी ऐसे करके। चलिए आगे देखते हैं। अब तो सब कोट का जमाना आ गया है। सलाका तत्सम शब्द, इसका तद्भव सलाई हो जाएगा। सलाका ध्वनि रूपांतरित होकर हिंदी में सलाई प्रचलित है। सिलाई आपका सिलाई संज्ञा हो जाएगा ना, क्रिया सिलना हो जाएगा। शब्द संतुलन नहीं होता है, सलाका से हल्का या मानक रूप नहीं। चलिए, ये प्रश्न पूछता है कि अनार्य, अनार्य का तद्भव क्या हो जाएगा? अनार्य, अनार्य का तद्भव होता है आपका अनाड़ी। एला का तद्भव हो जाएगा इलायची। ताम्र का तद्भव हो जाएगा तांबा। कटी का तद्भव हो जाएगा कमर। जंगा का तद्भव हो जाएगा जांग। चलिए, प्रेषक का विलोम क्या हो जाएगा बताइए फटाफट? प्रेषक का, इजी क्वेश्चन, प्रेषक का विलोम क्या हो जाएगा फटाफट बताइए? प्रेषक, प्रेषक, प्रेषक बोले तो, प्रेषक बोले तो भेजना, है ना। प्रेषक बोले तो भेजना। श्रोता मतलब होता है सुनने वाला। वक्ता मतलब होता है बोलने वाला। लेखक मतलब लिखने वाला। प्रापक बोले तो, प्रापक बोले तो पानी वाला, प्रापक बोले तो पानी वाला, है ना, याद रखिएगा। चलिए, उर्वर, उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा? उर्वर, उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा बताइए फटाफट? तो उर्वर का विलोम होता है आपका बंजर, है ना। पल्वन का विलोम होता है संक्षेपण, पल्वन का विलोम होता है संक्षेपण। विधि का विलोम होता है निषेध। यायावर का विलोम होता है स्थिर। श्रीमती का विलोम होता है श्रीमान जी। हर शब्द का अनेकार्थी किस विकल्प में नहीं है? हर, हर शब्द का अनेकार्थी किस विकल्प में नहीं है, आपको बताना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हर शब्द का अनेकार्थी किस विकल्प में नहीं बताइए? हर मतलब हर हर महादेव तो होंगे, है ना। हर मतलब क्या होता है? हर मतलब होता है हरण कर लेने वाला, है ना। सीता जी को हर ले गया कौन? रावण। तो ये हरण करने वाला भी होता है। हर मतलब हर व्यक्ति, हर एक, या इसमें प्रत्येक भी आएगा। विष्णु जी नहीं होंगे, है ना। तो अनेकार्थी किस में नहीं है? तो विष्णु जी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए, एक होता है आपका, अच्छा यहाँ पे पूछ लिया हार। हार के दो अनिकार्थक कौन से हो जाएंगे? हार, हार, हार बोले तो माला और पराजय। अरे वरमाला नहीं, शादी ब्याह खत्म हो गया वो। हार के दो अनिकार्थक कौन से हो जाएंगे? वरमाला, अरे सॉरी यार, माला और पराजय। कारण, उपकरण तथा सामान किसके अनिकार्थक हैं? आपके साधन हो जाएंगे। कर, उपहार, चढ़ावा। कर, उपहार, चढ़ावा किसके अनिकार्थक हो जाएंगे? आपके बलि के हो जाएंगे, है ना, बलि के। और शिविर, समूह, सेना किसके अनिकार्थक हैं? आपका कटक के, है ना, कटक, कटक, कटक याद रखिएगा। कटक, शिविर, समूह, सेना। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, यहाँ से पूछ लेगा कटक, समूह, सेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न नहीं आना है ना। विचार, दर, अस्तित्व किसके निकार्थक हो जाएंगे? आपके भाव के हो जाएंगे, भाव के, है ना। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वयं सिद्ध शब्द के लिए एक वाक्य है, तो भाई साहब बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? जो स्वयं ही सिद्ध हो। स्वयं सिद्ध बोले तो, स्वयं सिद्ध बोले तो जो स्वयं ही, जो स्वयं ही सिद्ध हो, है ना। और जो बोले तो जो कह रहा है जो प्रमाण से सिद्ध, उसको क्या बोलेंगे? जो प्रमाण सिद्ध हो उसको बोलेंगे प्रमेय। क्या बोलेंगे? प्रमेय। जो साधा न जा सके उसको क्या बोलेंगे? जो साधा न जा सके उसको बोलेंगे असाध्य। क्या बोलेंगे? असाध्य। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि जिसका उपचार करना यानी समाधान करना कठिन हो, मतलब जिसका समाधान करना कठिन हो उसको बोलेंगे दुसाध्य। क्या बोलेंगे?
साध्य, और स्वयं सिद्ध तो जो स्वयं ही सिद्ध हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो देखने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे बताइए फटाफट। जो देखने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो, बोलते रहिए आप। जो विश्वास करने योग्य हो और जो शरीर से दुर्बल हो। जो देखने योग्य हो उसको बोलेंगे दर्शनीय, एकदम इजी क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? दर्शनीय। दर्शनीय। जो सुनने योग्य उसको क्या बोलेंगे? श्रवणीय, श्रवण नहीं श्रव्य। ठीक है, और जो विश्वास करने योग्य हो विश्वसनीय, विश्वसनीय, है ना। और जो शरीर से दुर्बल हो क्षीणकाय, क्षीणकाय। चलिए, कह रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। चलिए भाई साहब बताइए किस में त्रुटि है। वाक्य क्या है? सुकरात एक दार्शनिक थे। कितना बढ़िया दार्शनिक लिखा है ना, कितने बढ़िया दार्शनिक थे। अरे राम राम राम। तो इसके जो है इसका आंसर यही अशुद्ध है। दार्शनिक, दार्शनिक शुद्ध नहीं लिखा है। दार्शनिक शुद्ध नहीं लिखा है। दार्शनिक कैसे शुद्ध लिखते हैं बताइए? दार्शनिक कैसे शुद्ध लिखते हैं? दार्शनिक, दार्शनिक कैसे शुद्ध लिखते हैं बताइए? बताइए कहाँ उड़ंतुआ र लगाएं बताइए? उड़ंतुआ र कहाँ लगाएं? दार, दार। तो दार हो रहा है ना, तो दा के यहाँ पे आ रहा है बीच में, यहाँ पे आ रहा है ना दर, तो यहाँ लगा देंगे दार्शनिक। ठीक है, आइए समझ में। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न भी पूछता है कुछ, हम आपको दिखा देते हैं इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए भाई साहब, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपका शुद्ध वर्तनी से पूछा जाता है। अब यहाँ पे देख लिए, ये सारे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, इनको आपको पता ही होना चाहिए, है ना। दिख रहा है आपको कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, अनुनासिक कैसे लिखा जाता है, छिंद्रान्वेषी कैसे लिखा जाता है, ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, अच्छौड़ी कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वला कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल, अहल्या कैसे लिखा जाता है, युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है, अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है, पुनरुत्थान, हिरण्यकशिपु, कुमुदनी, आशीर्वाद, है ना। और रचयिता, स्वतंत्र, उच्छृंखल, श्रुतलिपि, श्रुतलिपि। ठीक है, इधर आके देख लीजिए। ज्योत्सना, मुमूर्षु, शुश्रूषा, अहल्या, कवित्री, कालिदास, पुनरुत्थान, सन्यासी, उपर्युक्त, आशीर्वाद, आजीविका, अंतर्ध्यान। ठीक है, और इधर आप देख लीजिए समुज्ज्वल, संस्कृतायन, पूजनीय, महत्य, वाङ्मय, आविष्कार, सांसारिक, अंजलि। ठीक है, हस्तक्षेप, कैलाश, द्वंद्व। आगे देखिए, याज्ञवल्क्य, तदुपरांत, अंत्याक्षरी, दुश्चरित्र, विद्वान, चरमोत्कर्ष, संहार। ये सब प्रश्न शुद्ध वर्तनी वाले हैं। इनको ये सब प्रश्न बार बार यही प्रश्न तो रिपीट होते हैं कि भाई साहब इसका शुद्ध बताइए, ये शुद्ध है क्या शुद्ध है, ये शुद्ध है क्या शुद्ध है। तो यही प्रश्न पूछा जाता है। आ रही बात समझ में कि नहीं? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब इसका आंसर आप बताइए कौन सा इसमें शुद्ध है। इसमें कौन सा शुद्ध है आपको बताना है। तो अनुनासिक हो जाएगा, ये अनुनासिक इज राइट आंसर। ठीक है सर, याद रखिएगा। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि वर्तनी क्या हो जाएगा? अंत्येष्टि होता है। क्या होता है? अंत्येष्टि होता है, अंत्येष्टि होता है। अभ्यारण्य क्या शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? अभयारण्य, अभयारण्य, अभयारण्य। इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, इसको भी नोट करिए। ठीक है, चिंगारी, चिंगारी का शुद्ध वर्तन क्या हो जाएगा? ये चिंगारी, देखिए यहाँ यही तो मामला गड़बड़ा जाता है। ये गलत होता है, ये सही होता है चिंगारी, चिंगारी। क्षमा, 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 क्षम्या में शुद्ध वर्तन क्षमा होता है। कलेश गलत है। ठीक है, अतिथि ये भी गलत है, अतिथि होता है। आगामी ये भी गलत, आगामी होता है। तौल, तौल सही है, तो इसमें तौल लीजिए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कराए निम्नलिखित में से कथन संवाद का ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं। हो जाएगा सीधा सीधा उद्धरण चिन्ह। कौन हो जाएगा? जो डबल इन्वर्टेड कामा है उसको बोलेंगे उद्धरण चिन्ह, है ना, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका अल्प विराम। आप देखते हैं हल्का ठहराव, है ना। द्विबिंदु, आगे की सूची उदाहरण आरंभ कराने के लिए। डैश, दखल, अचानक बदलाव, अतिरिक्त टिप्पणी कराने के लिए। देखिए क्या करा कि शाबाश उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तो शाबाश से इसमें आपको क्या दिख रहा है? विस्मयादि बोधक दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे जो है पूर्ण विराम दिख रहा है ना। अगला देखिए क्या क्या कह रहा है? किसी अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक में लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसमें जो है कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। चलिए, किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संक्षेप में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो संक्षेप में लिखेंगे, जैसे आप जाएगा डॉक्टर है तो डॉक्टर भी ये लगा दिए, तो ये क्या होता है? ये आपका हो जाएगा लाघव चिन्ह। क्या हो जाएगा? लाघव चिन्ह। आश्चर्य, भावावेश दिखावे ही, तो कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है विस्मयादि बोधक। किसके अनुसार शब्दों वाक्यों का परस्पर संबंध बताने वाले किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में ठहरने हेतु लेखों में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं मतलब उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। किसके अनुसार? आपका हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। चलिए आ जाता है गद्यांश। गद्यांश पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़िएगा गद्यांश को, ध्यान से पढ़िएगा। 3 गद्यांश है, मतलब 3 गद्यांश, मतलब एक गद्यांश के 3 प्रश्न है।
क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्रामीण लोक कथाओं में नदी को माँ माना गया है। कथाओं में वह भोजन, मिट्टी की उर्वरता, यात्राओं की संरक्षक बनकर आती है ना। सूखा पड़ने पर कथा नायिका नदी तट पर व्रत रखती है और गांव वाले साझा श्रम से घाट साफ करते हैं। इस प्रक्रिया से जलधाराएं खुलती हैं, मछलियाँ लौट आती हैं और कथा यहीं आशा का संकेत देती है। ठीक है बस साहब। तो इसमें क्या रहा है कि गद्यांश में नदी मुख्यतः, जो नदी है वो मुख्य प्रतीकात्मक का उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ वही है कि भाई साहब माँ गंगा जो है, मतलब नदी को जो है गंगा समान माना गया है कि वह सब कुछ लाती है, भोजन, मिट्टी की उर्वरता, यात्राओं का संरक्षण, है ना। तो क्या कर रही है? जनता का पालन पोषण कर रही है, पोषण और संरक्षण कर रही है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि सूखे में गाँव वालों ने क्या किया? तो सूखे ने गाँव वालों ने वही जो है सामूहिक श्रम किया। क्या किया? सामूहिक श्रम किया, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गद्यांश में आशा का संकेत जो है, आशा का संकेत किस घटना से मिलता है? देखिए आशा यहीं भी है। आशा का संकेत किससे मिलता है? तो आशा का संकेत मिलता है आपका, मतलब कि वहाँ पे मछलियाँ लौट आती हैं ना, मछलियाँ लौट आती, देखिए यहाँ पे दिया है, ये देखिए जलधाराएं खुलती हैं और मछलियाँ लौट आती हैं। तो उससे क्या होता है? यहीं से देखिए यहाँ पे दिया है, यहीं से कथा का यहीं से आशा का संकेत मिलता है। तो हो जाएगा मछलियाँ का लौट आना। चलिए अगला देखिए क्या करा है कि साधन द्वारा साध्य चमत्कार पूर्ण निरूपण यह अलंकार का मुख्य लक्षण है। तो यह किसका मुख्य लक्षण है? अनुमान का। किसका मुख्य लक्षण है? अनुमान का, है ना। अनुमान का देखिए, जो अनुमान होता है, अनुमान अलंकार में जो कवि होता है वह साधन द्वारा साध्य का चमत्कार पूर्वक वर्णन करता है। मतलब साधन द्वारा साध्य का चमत्कार पूर्व अगर निरूपण हो रहा है तो वहाँ पे अनुमान अलंकार होता है। एकावली बोले तो एकावली में क्या होता है कि एकावली में जो श्रृंखलाबद्ध विशेष और विशेषण होता है उसका संबंध होता है। श्रृंखलाबद्ध विशेषण और विशेष का जो संबंध होता है वहाँ पे एकावली होता है। परिकर में क्या होता है? जो परिकर होता है वहाँ पे जो विशेष होता है, ठीक है, जो विशेष होता है उसके साथ एक सापेक्ष विशेषण जोड़कर उसके प्रभाव को बढ़ाना होता है। यानी कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की स्थापना नहीं, मतलब उसके प्रभाव को बढ़ाना होता है। और कारण काला मतलब कहाँ पे होता है? कारण काला यानी कि वहाँ पे एक कड़ी बनती है। कड़ी बोले तो जैसे एक कारण से दूसरा, फिर दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे करके एक कड़ी बना के अनुमान बनाना। तो वहाँ हो जाएगा कारण माला अलंकार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि मान मिटावन हित लगी, ध्यान से देखिए, मान मिटावन हित लगी विनय करन घनश्याम, तौलो चहु दिशि उमड़ी के नभ छाए घनश्याम। वाह वाह, क्या बात है। मान मिटावन हित लगे विनय करन घनश्याम, तौलो चहु दिशि उमड़ी के नभ छाए घनश्याम। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा समाधि अलंकार, है ना। इसमें समाधि अलंकार। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? एक आश्रय में, जहाँ एक ही आश्रय में दो असमान गुण रहते हैं और उनमें से एक अपनी प्रबलता के कारण दूसरे को ढक लेता है, तो वहाँ पिहित होगा। एकदम राइट आंसर, पिहित होगा। ठीक है। और रहीमन विपदा छू भली, जो थोड़े दिन होए हित अनहित या जगत में जानि परुत सब कोय। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें लेस अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? लेस। ये सब प्रश्न कुछ आपको याद ही कर लेने हैं। प्रायः रहस्यवाद, छायावाद विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाला अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसमें जो है प्रश्न अलंकार होगा। जहाँ भूत अथवा भविष्य की वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष वर्णन किया जाता है तो यहाँ पे भाविक अलंकार होगा। कौन सा? भाविक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कितना बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि दरिया हंसते हंसते बादल को पी गया। जो दरिया है ना, दरिया हंसते हंसते बादलों को पी गया, शहर की इतनी ऊंचाई पर हथेलियों से छू गया। क्या बात है, क्या बात है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा भाई साहब? दरिया पी रहा है बादल को, है, और आपकी जो है शहर की इतनी ऊंचाई है कि हथेली से छू रहे हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्ति नहीं हो गई? ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं हो गई? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है सर। श्लेष में क्या होता है? श्लेष में बताइए। जो श्लेष अलंकार होता है वहाँ पे मतलब एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं ना, बहुत अर्थ, एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, वहाँ बोलेंगे श्लेष अलंकार। कनक कनकते सौगंधी मादकता आदि का। इसमें कौन सा अलंकार होगा बताइए आप? रूपक में क्या होता है? रूपक में तो जो रूपक अलंकार होता है वहाँ पर उपमेय उपमान की सीधी एक रूपता की जाती है, यानी मुख चंद्र समान है। मुख चंद्र समान यानी उपमेय उपमान की क्या किया जा रहा है? उपमेय उपमान की समानता, मतलब सीधी एक रूपता की जा रही है। ठीक है। उपमेय और उपमान की। उपमा में कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार जैसे सा, इनके जैसा, उनके समान, ठीक है, जैसा के मतलब इनके जैसा, जैसे मतलब बल्कि मतलब एक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करें, इनके जैसा, उनके जैसा, ऐसा वैसा।
तो आप खोजिएगा वहाँ पे उपमा, और कुछ ज़्यादा एकदम हवा में बात कर लें तो आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति। ठीक है, इजी वे में याद रखिए। चलिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, लोड लेंगे तो फिर भाई साहब जिएंगे कैसे हैं। वांछित वांछित अर्थ के विरुद्ध फल प्राप्त होने का वर्णन किस अलंकार में होता है? वांछित अर्थ के विरुद्ध फल प्राप्त होने का वर्णन किस अलंकार में होता है? विषादन अलंकार में, विषादन अलंकार में। ठीक है, बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी, पियतन चितई भाव करी बाकी। क्या बात है, तो उसमें बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, पियतन चितई भाव करी बाकी, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें स्वाभाविक वक्ति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एकदम सही है। ठीक है, किसी उत्कट गुण की लालसा से दोष वाली वस्तु की इच्छा किए जाने के वर्णन को कौन सा अलंकार कहते हैं? तो इसमें बोलेंगे अनुज्ञा अलंकार। अलंकार। और पान पीक अधरान में सखी लखी नहीं जाए, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। बात समझ रहे बात को? इसका अर्थ बताइए थोड़ा। तो पान पीक अधरान में सखी लखी नहीं जाए, कजरारी अखियान में कजरारी न लखाए। कौन सा अलंकार हो रहा है भाई साहब? कौन सा अलंकार हो रहा है? कौन सा अलंकार हो रहा है? मिलित अलंकार हो रहा है। पान पीक अधरान में सखी लखी नहीं जाए, कजरारी अखियान में कजरारी न लखाए। ठीक है, और पूछ रहा है कि किस अलंकार में विशेषण का ऐसा प्रयोग हो जो क्रिया के अनुरूप हो? परिकर, परिकर। ठीक है, चलिए फिर से आ गया। आप कहेंगे आज तो बहुत शायरी वायरी चल रही है। अरे भाई साहब, नया हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है ना, तो बचपन में शायरी लिखते थे ना, क्या लिखते थे? क्या नाम? चांदनी की रात में चावल पका रही थी, दोस्त तेरे याद में आंसू बहा रही थी। चलिए, कर कर जोड़ी हरि चरण लागो, नयनन नीर सहस्त्रा, नाम स्मरण में लव लगी तन मन भावित भजस्त्रा। कर जोड़ी हरि चरण लागो, नयनन नीर सहस्त्रा, नाम स्मरण में लव लगी तन मन भावित भजस्त्रा। इसमें कौन सा अलंकार होगा भाई साहब? तो भाई साहब इसमें हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं, मतलब हाथ पैर जोड़ रहे हैं, सॉरी। तो इसमें हो रहा है भक्ति रस। ठीक है, कौन सा रस हो रहा है? भक्ति रस। चलिए, थोड़ा सा हमेशा सीरियस भी नहीं रहना चाहिए ना, मजाक मजाक में पढ़ो तो आनंद आ जाएगा। उपयुक्त पंक्तियों में जो ईश्वर समर्पण विनय आंसुओं का सहित जो नाम स्मरण दिख रहा है, ये भक्ति रस के प्रमुख लक्षण है। ठीक है, इसमें स्थायी भाव ईश्वर विषयक रहती है ना, ईश्वर विषयक रहती है। देखिए, वीर है यहाँ पे, पराक्रम उत्साह का यहाँ पे विनय समर्पण, ये सब चीज़ आप देख चुके हैं। हम रस वाला कंप्लीट करा चुके हैं ना, कि इसमें कौन सा स्थायी भाव होता है, ये सब आप करा चुके हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपको देखना है तो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि, चलिए अब आपके थोड़ा सा मिजाज का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि किसी युवती, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ, चलिए कोई बात नहीं, क्या बोलूँगा, किसी युवती को देखकर किसी युवक में प्रेम का उत्पन्न होना, इसमें आलंबन विभाव क्या है? जरूरी नहीं है कि युवती को देखकर युवक में, युवती भी युवक को देखती है ना, तो मतलब दोनों तरफ से होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। समझ रहे बात को? तो इसमें जो है किसी युवती को देखकर किसी, अब जरूरी भी है भाई साहब, आजकल जौन सा जनरेशन आ गया है, ठीक है, अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, युवक आई, युवती आई, तो ये भी बहुत जरूरी हो गया अब तो। किसी युवती को देखकर किसी युवक में जो है प्रेम का उत्पन्न होना, इसमें आलंबन विभाव क्या है? अब देखिए, यहाँ पे कौन देख रहा है? यहाँ पे देख रहा है, अच्छा यहाँ पे युवक देख रहा है, ठीक है, और युवती को देख रहा है। किसको देख रहा है? युवती को देख रहा है। तो युवती एक विषय हो गई, क्या हो गई? एक विषय हो गई। और युवक क्या हो गया? युवक एक आश्रय हो गया। क्या हो गया? देखिए, यहाँ पे युवती को देख रहा है युवक, तो युवक में आश्रय आएगा, आलंबन विभाव युवक में आश्रय आएगा, और युवती एक ऑब्जेक्ट हो गई, विषय हो गई। ठीक है, क्योंकि युवती को देख रहा है तो युवती एक ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही? ऐसा। चलिए, आलंबन विभाव पूछा ना, ये मैं आपको बताया, अब तो समझ में आ गया होगा। आलंबन विभाव मतलब भक्ति रस का मित्र रस कौन है भाई साहब? तो भक्ति अगर है यहाँ पे, ठीक है, उनको राधे कृष्ण से वर्णन करिए, भक्ति रस तो वहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार, और आप भक्ति करेंगे तो आपके मन में शांति आएगी, शांत रस। ठीक है, और अद्भुत लगेगा। कैसा लगेगा? अद्भुत। कहेंगे भाई साहब हम गए थे वहाँ पे मनकामेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, अद्भुत मैं बता नहीं सकता, शब्दों में नहीं बयां कर सकता। तो भक्ति रस का मित्र रस कौन सा होता है? श्रृंगार रस, शांत रस और अद्भुत रस होता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, कोई बात नहीं, पूजा पाठ चल रहा है। गुरु रघुपति सब मुन मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। इसमें कौन सी अनुभव, मतलब इसमें किस अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है? तो कह रहा है गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही। तो भाई साहब यहाँ पे हो रहा है रोमांच आ रहा है। ठीक है, अब चलिए आपकी बात की आगे। सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मठुकी सिर रीति लय के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सखी
सुनो एक मोहन की निकसी मटुकी सिर रीति लय की। इसका इस पंक्ति में कौन सा रस इसमें है जो है हास्य रस, हास्य रस है। ठीक है, चलिए भक्ति के रस 5 रूप होता है। एक संत भक्ति, प्रीति भक्ति, प्रयाण भक्ति, वत्सल भक्ति और मधुर भक्ति। इनको कौन मानते हैं? इनको मानते हैं रूप गोस्वामी जी। कौन मानते हैं? रूप गोस्वामी जी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए सोरठा छंद किस श्रेणी का माना जाता है? सोरठा छंद, सोरठा छंद किस श्रेणी का माना जाता है? इसका आंसर बताइए आप। तो ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे? देखिए जो सोरठा होता है यह रचना की दृष्टि से दोहा का उल्टा होता है। क्या होता है? ये जो सोरठा होता है ये रचना की दृष्टि से दोहा का उल्टा होता है। आप बोलेंगे कैसे? आप बोलेंगे कैसे? ठीक है, तो देखिए जो सोरठा होता है, जो सोरठा होता है उसमें उसके पहले है ना, पहले एंड तीसरे में 11 मात्रा होती हैं। कितनी कितनी मात्रा होती हैं? 11 मात्रा होती हैं। और दूसरे सेकेंड एंड चौथे में 13 मात्रा होती है। कितनी कितनी मात्रा होती है? 13 मात्रा होती है। ठीक है, जो सोरठा होता है उसके पहले और तीसरे में 11 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होती है। जबकि दोहा में क्या होता है? दोहा में क्या होता है बताइए? तो देखिए जो दोहा होता है, दोहा में ठीक इसका उल्टा हो गया। पहले और थर्ड में 13 होंगी और दूसरे और चौथे में 11 होगा। ये दोहा में होगा। सोरठा में क्या होगा? सोरठा में ये होगा, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। देखिए अगर इसमें क्या पूछ रहा, कह रहा है कि सोरठा छंद किस श्रेणी का माना जाता है। तो देखिए दो छंद के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सममात्रिक, होता है अर्ध सममात्रिक। सममात्रिक मतलब चारों छंदों में समान मात्राएं होंगी, और अर्ध सममात्रिक मतलब क्या होता है कि पहले और तीसरे में समान और दूसरे और चौथे में समान, है ना। पहला तीसरा सेम होगा, फर्स्ट एंड थर्ड सेम होगा इसमें, और सेकेंड और फोर्थ सेम होगा। समझ रहे बात को कि नहीं? ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि सममात्रिक में क्या आएगा और अर्ध सममात्रिक में क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए जो सममात्रिक होता है उसमें चौपाई आता है। क्या आता है? चौपाई आता है। और क्या आएगा? चौपाई भी आता है। एक होता है चौपाई, सिर्फ चौपाई। ठीक है, और होता है रोला सममात्रिक में, रोला, राधिका, ये सब छंद के प्रकार है। राधिका, गीतिका, ठीक है, हरिगीतिका, ठीक है। तो ये सममात्रिक छंद में आएगा। अर्ध सममात्रिक में क्या आएगा बताइए? अर्ध सममात्रिक में, तो अर्ध सममात्रिक में आएगा दोहा, सोरठा और एक आता है दोही, यानी दोही, दोहा, सोरठा। ये अर्ध सममात्रिक छंद में आएगा। तो पूछ रहा है कि सोरठा छंद किस श्रेणी का माना जाता है। अब इसका आंसर आप बताइए। तो क्या होगा आंसर? अर्ध सममात्रिक। ठीक है। अच्छा, अगर पूछ ले कि चौपाई में कितनी मात्रा होती हैं? चौपाई में अगर आपसे पूछे चौपाई में कितनी मात्रा होती हैं? चौपाई में, है ना, चौपाई में होती है आपका 15 मात्रा। ठीक है, 15 मात्रा होती है। चौपाई में कितनी मात्रा होती है? चौपाई में नहीं, चौपाई में 16 मात्रा होती है ना। एक सेकेंड, यहाँ कंफ्यूजन होता है। चौपाई में जो होता है वो 16 मात्रा होती है। चौपाई में 15 मात्रा होती है। चौपाई छोटा अक्षर दिख रहा है, छोटा है तो 15 होगा। ये चौपाई बड़ा है, चौपाई तो 16 हो जाएगा। ऐसे याद रखिए। रोला में कितनी मात्रा होती है? रोला, ये टोला नहीं है, रोला में कितनी मात्रा होती है? रोला में आपका 24 मात्रा होती है। कितनी होती है? 24 मात्रा होती है। राधिका में कितनी मात्रा होती है? राधिका में आपका 22 मात्रा होती है। गीतिका में कितनी मात्रा होती है? गीतिका में आपका 26 मात्रा होती है ना। हरिगीतिका में कितनी मात्रा होती है? हरिगीतिका में 28 मात्रा होती है। कितनी होती है? 28 मात्रा होती है। चलिए अब दोहा का बता लीजिए फटाफट। तो दोहा में कितनी मात्रा होती है? देखिए दोहा में जो है, दोहा में पहले और तीसरे में, यानी जिसको बोलेंगे विषम में पहले 13 मात्रा और फिर 11 मात्रा, मतलब फर्स्ट और थर्ड में 13 मात्रा और सेकेंड और फोर्थ में 11 मात्रा। और सोरठा में कितना होता है? सोरठा में पहले और थर्ड में 11 मात्रा और इसके बाद दूसरे और चौथे में 13 मात्रा। ठीक है। दोही में क्या होता है? दोही में पहले और तीसरे में इसमें जो है 15 मात्रा होती है। दोही में पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में जो है 11 मात्रा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ना। बस इतना अगर याद रख लिए आपका छंद से काम खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है? चलिए देखिए सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें सम चरण में 13 और विषम चरण में 11 मात्रा होती है ना। सममात्रिक किसको बोलेंगे? सममात्रिक इसमें, चलिए हालांकि
मतलब ये ऑप्शन से रिलेटेड बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है गीतिका के प्रत्येक चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, अभी हम आपको बता चुके हैं। गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 होती हैं। किस छंद में 2 चरण दोहा और शेष 4 चरण रोला का होता है, इसका आंसर बताइए। तो कुंडलिया हो जाएगा। उपेंद्र वज्रा में कितने वर्ण होते हैं, 11 होते हैं। दुर्मिल सुंदरी मदिरा क्या है, आपका छंद हो जाएगा। ठीक है सर, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न करा कि छंद पाठ के दौरान चरण के भीतर निर्धारित विराम बिंदु को क्या कहते हैं। विराम बिंदु, तो थोड़ा सा विराम ले लिए, अगर थोड़ा सा विराम ले लिए तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, यति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यति बोलेंगे, यति, है ना। गति किसको बोलेंगे, गति बोलेंगे यानी विराम एकदम फ्लुएंट में, है ना। ठीक है, वहाँ पे विराम नहीं होगा, एकदम प्रवाह में है आप। लय किसको बोलेंगे, लय मतलब एक ताल बना है आपका, तालबद्ध, है ना, तालबद्ध रूप से आप चल रहे हैं। वन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। ठीक है, मतलब एक लय बना है आपका और उसी लय में अपना लपेटे जा रहे हैं। ठीक है, गढ़ क्या होता है, गढ़ मतलब 3 मतलब वर्णों का उसमें समूह होता है, गढ़ इसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए मात्रिक छंद में मात्रा को और क्या कहते हैं, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मात्रिक छंद में मात्रा को और क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं कल या कला। क्या बोलेंगे, कल या कला बोलते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर पूछ रहा है आपसे, बात पुरानी उड़ गई गया पुराना गढ़ है, नई सभ्यता आ गई चढ़ा नया अब रंग है। बात पुरानी उड़ गई गया पुराना गढ़, अच्छा क्या बोल रहा हूँ मैं, गढ़ है फिर ठंग। देखिए ये भी एक क्या बोलते हैं उसको, अभी नाम नहीं याद रहे, बताऊंगा आगे। बात पुरानी उड़ गई गया पुराना ढंग है, तो अभी मैं यहाँ पे मामला जब देखिए यहाँ पे तुक नहीं बैठा ना, आपके गढ़ से रंग कैसे आ गया। तो देखिए बात पुरानी उड़ गई गया पुराना ढंग है, नई सभ्यता आ गई चढ़ा नया अब रंग है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा छंद है, इसमें कौन सा छंद है भाई साहब। तो इसमें एक छंद आती है जिसको बोलेंगे क्या, उल्लाला। कौन सा बोलेंगे, उल्लाला। ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि चौपाई के 2 चरणों को क्या कहते हैं। चौपाई के 2 चरणों को कहते हैं अर्धाली। क्या बोलेंगे, अर्धाली। ठीक है, त्रिभंग छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें जो है 32 होती हैं। और द्रुत विलंबित छंद का दूसरा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है भानुजी सुंदरी। क्या नाम होता है, भानुजी सुंदरी। ठीक है सर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा चंद्रोदय में सर्वनाम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। भाषा चंद्रोदय में सर्वनाम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें जो है संज्ञा प्रतिनिधि का प्रयोग किया गया है, संज्ञा प्रतिनिधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड अब इसका आंसर बताइए। कह रहे तुम किस प्रकार का सर्वनाम है, तुम किस प्रकार का सर्वनाम है। तो तुम आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, पुरुषवाचक। संयुक्त नाम यानी संयुक्त सर्वनाम नामक एक पृथक सर्वनाम श्रेणी का उल्लेख किस विद्वान ने किया, तो आपके करते हैं डॉक्टर Z.M. दिमसित्स। किसका, संयुक्त सर्वनाम का। यह वह सो, यह किस प्रकार के सर्वनाम है, यह वह सो, यह किस प्रकार के सर्वनाम है, तो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम यानी यही है वही है। ठीक है, वक्ता के द्वारा श्रोता के नाम पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलेंगे, मध्य पुरुष सर्वनाम। हिंदी में 3 मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा तुम, तू, आप। मैंने, मैं, शैली, अपनाई। मैंने, मैं, शैली, अपनाई। यह किसने कहा भाई साहब, किसने कहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। किसने कहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। ठीक है सर। चलिए अगला क्या कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, यह किस कवि की अभिव्यक्ति है। अभी न होगा मेरा अंत, यह किसने कहा है, यह कहा है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किस कवि ने अबे सुन बेगुलाब, अबे क्या बात है, अबे सुन बेगुलाब कहकर सामंती समाज को फटकारा और समझाया है। किसने, यही हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। आज वर दो मुक्ति आवे बंधन की कामना ले, आज वर दो मुक्ति आवे बंधन की कामना ले, किस छायावादी कवि ने कहा है, तो महादेवी वर्मा ने कहा। किसने कहा है, महादेवी वर्मा ने कहा है, महादेवी वर्मा ने कहा है ना। किसने कहा कि चारों दिशाओं से स्वतंत्र रूप से नई काव्य चेतना की धाराएं बहकर छायावाद के युग चरितमानस में संचित हुई। आपके हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। कह रहा किसने कहा है कि प्रसाद पढ़ाए जाने योग्य है, प्रसाद पढ़ाए जाने योग्य है,
निराला पढ़े जाने योग्य है और पंत जी से काव्य भाषा सीखने योग्य है। क्या बात है, ध्यान दीजिएगा। प्रसाद पढ़ाए जाने योग्य है, निराला पढ़े जाने योग्य है और पंत से भाषा सीखने योग्य है। यह किसने कहा है? यह कहे हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। किसने कहा है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। क्या? प्रसाद पढ़ाए जाने योग्य है, निराला पढ़े जाने योग्य है, पंत जी से काव्य भाषा सीखने योग्य है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है सूरज की लालिमा मन को प्रफुल्लित करती है। रेखांकित में जो है, इसमें रेखांकित है ये नहीं, कौन सा रेखांकित है? तो इसमें कह रहा है कि रेखांकित में कौन सा शब्द होगा? तो रेखांकित मान लीजिए इसको हम कर दे रहे हैं लालिमा, है ना। तो इसमें जो है लालिमा आपका हो जाएगा भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक, ठीक है। परिवार किस प्रकार की संज्ञा है बताइए फटाफट। तो परिवार आपका समूहवाचक हो जाएगा, है ना। प्रेम, दया, क्षमा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चावल भारत का मुख्य खाद्य अनाज है, रेखांकित शब्द में तो चावल वगैरह क्या आपका यह जो है द्रव्य हो जाएगा। देवत्व आपका जातिवाचक हो जाएगा। मानवता, प्रभुता यह आपका भाववाचक हो जाएगा। किस ग्रह का नाम स्त्रीलिंग में होता है बताइए? किस ग्रह का नाम स्त्रीलिंग में होता है? आपका सीधा सीधा दिख रहा है पृथ्वी, है ना। पृथ्वी स्त्रीलिंग है। बाकी ये बृहस्पति, बुध, मंगल ये आपके क्या हैं? ये आपके पुल्लिंग है, ठीक है सर। चलिए अगला देखिए। मित्रता, मित्रता बताइए। मित्रता स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुम्हार, कुम्हारिन हो जाएगा। बिल्ली, बिल्ला हो जाएगा। वकील स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है। विधाता स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, विधाता जो है विधाता का स्त्रीलिंग विधात्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दवाई का बहुवचन क्या है? दवाई का बहुवचन क्या हो जाएगा? दवाइयाँ। कौन सा दवाइयाँ? इसमें कौन सा दवाइयाँ सही लिख रहा है? चलिए बताइए। ये नहीं, ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कर्मचारी का बहुवचन क्या होगा? तो कर्मचारी का बहुवचन होगा कर्मचारी गण, कर्मचारी गण, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, इस वाक्य में किस वचन का प्रयोग किया गया है? तो आपका बहुवचन हो जाएगा। अहंकार, गर्व प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो आपका इसमें हो जाएगा बहुवचन धेनु। धेनु का बहुवचन क्या हो जाएगा? धेनु का बहुवचन हो जाएगा धेनुएं। क्या हो जाएगा? धेनुएं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है करण कारक और अपादान कारक दोनों का परसर्ग एक है। क्या? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो करण से भी आ रहा है और अपादान से भी से आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? से आ रहा है ना। तो इसका आंसर तो से हो जाएगा। लेकिन जो करण होता है, ये जो करण होता है ये कर्ता से कार्य करवाता है। क्या करता है? कर्ता से कार्य करवाता है। और जो अपादान होता है इसका मतलब होता है अलग होना। क्या होता है? अलग, अलग होना, है ना, अलग होना, ठीक है। जैसे पत्रवाहक के द्वारा सूचना दी जाएगी, पत्रवाहक के द्वारा सूचना दी जाएगी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? के द्वारा, करण। श्याम की तुलना में मोहन मेधावी है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ था? श्याम की तुलना में, श्याम की तुलना में अपादान। इसमें जो है इस वाक्य में किस कारक? अपादान। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस कारक में का, की, के, रा, री, रे का प्रयोग किया जाता है किस वाक्य में? तो आपका उसमें संबंध हो जाएगा ना, संबंध का, संबंधवाचक मतलब आएगा उसमें संबंध। ये देखिए, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या, तो इसमें जो है अपादान आएगा, इसमें भी अपादान आएगा। और क्या प्रश्न दिया है? कह रहा है कि भाइयों और बहनों हमें देश के उत्थान में कार्य करना चाहिए। तो क्या कह रहा है? भाइयों और बहनों, इसमें क्या हो रहा है? इसमें संबोधन दे रहा है, संबोधन, है ना। चलिए, कह रहा है जब विशेषण संज्ञा के विशेष से पूर्व आता है तब वह कहलाता है। जब विशेषण संज्ञा या विशेष के पूर्व आता है तब वह कहलाता है। क्या कहलाता है? जब किसी के पहले आए उसको बोलेंगे विशेष विशेषण। क्या बोलेंगे? विशेष विशेषण। यानी कि जब विशेषण जो है संज्ञा या विशेष के पूर्व आए या फिर सर्वनाम के भी पहले आए तो उसको बोलेंगे विशेष विशेषण, ठीक है। लेकिन अगर जब विशेषण जो है, यदि देखिए अभी तो संज्ञा के पूर्व आ रहा है, ठीक है, या विशेष संज्ञा बोले या विशेष दोनों बोले, लेकिन यदि अगर विशेषण जो है उसके पूर्व आए, किसके पहले मतलब किसके पूर्व आए? विधेय, जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप समझ रहे हैं, तो विधेय के पूर्व यानी जब क्रिया के बाद वाला जो मामला होता है उसके पूर्व अगर आए तो उसको बोलेंगे विधेय विशेषण। जब विधेय के पूर्व आए। सर्वनामिक विशेषण किसको बोलेंगे? सार्वनामिक विशेषण किसको बोलेंगे? ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाए, ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाए उनको बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। और प्रविशेषण के लोग किसको बोलेंगे? प्रविशेषण। प्रविशेषण किसको बोलेंगे? प्रविशेषण बोलेंगे कि जो शब्द विशेषण के भी विशेषण हो, यानी कि जो विशेषण के भी विशेषता को बताए उसको बोलेंगे प्रविशेषण, है ना। चलिए, ईश्वर की प्रतिमा मनोरम है। अच्छा, ईश्वर की प्रतिमा मनोहर है, इस वाक्य में मनोहर किस विशेषण की संकेत मतलब किसको बताया? तो विशेषण इसमें गुणवाचक बता रहे हैं ना। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो 4 क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा, है ना। नाटक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो नाटक का विशेषण हो जाएगा नाटकीय। क्या होगा?
नाटकीय हो जाएगा। भुलक्कड़ का विशेषण क्या हो जाएगा? भुलक्कड़ मतलब भुलक्कड़ जो है किस कह रहा है कि किस मूल शब्द से बना है? तो भूलने वाले शब्द बना है, भूलने वाले शब्द से ना, भूलना से। आवृत्तिवाचक विशेषण किस विशेषण के अंतर्गत आता है? आवृत्तिवाचक, तो किसी की आवृत्ति हो रही है यानी संख्यावाचक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संख्यावाचक आ जाएगा। ठीक है, चलिए। किस वाक्य में द्विकर्म है? यानी दो कर्म को बता रहा है, कौन सा वाक्य बताइए आप? किस वाक्य में द्विकर्म है? किस वाक्य में द्विकर्म है? तो कह रहा है राजा ने, अच्छा द्विकर्मक है, द्विकर्म नहीं, द्विकर्मक पूछ रहा है। ठीक है, राजा ने द्वारपाल को आदेश दिया। एक मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। इसमें एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है द्विकर्म में। तो इसमें यही आंसर सही दिख रहा है, राजा ने द्वारपाल को आदेश दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वहाँ कौन सी क्रिया होगी? तो वही आपका द्विकर्मक क्रिया होती है ना। तुतलाना किस प्रकार का शब्द है? तो तुतलाना एक नाम धातु है। क्या है? एक नाम धातु है। तुतलाना एक नाम धातु है। प्रणर्थक क्रिया कितनी प्रकार की होती है? प्रणर्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक प्रथम प्रणर्थक, एक द्वितीय प्रणर्थक। गोपेश सबको गीत सुनाता है, तो गोपेश सबको गीत सुनाता है भाई साहब। तो किसको गीत सुना रहा है? गोपेश जो है सबको गीत सुनाता है। इसमें जो है गोपेश का प्रथम प्रणर्थक आ जाएगा। ठीक है, मीरा सेब खा रही है, तो मीरा जो है इसमें क्या खा रही है? सेब खा रही है, यानी कि यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किस वाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है? किस वाच्य में? घबरा तो नहीं रहे? ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया है ना? मज़ा तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइएगा। किस वाक्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो भाई साहब इसमें जो है होता है आपका कर्तवाच्य, है ना। कर्तवाच्य, कर्तवाच्य में जो है अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का होता है। क्या होता है? दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। और रही बात अगर कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में जो है केवल सकर्मक, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, तभी मजा आएगा। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और कर्तवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों का प्रयोग होता है। ये तीन चीज़ क्लियर हुई? बताइए, क्लियर हुआ? याद रखिएगा। चलिए अगला देखने का रहा है कि बात तो सही है। आज मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। आज मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। तो इसमें कौन सा वाक्य हो रहा है? इसमें हो रहा है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है, किस वाच्य में हमेशा जो क्रिया होती है वो हमेशा पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष में रहती है? किस में रहती है? यही रहता है, भाववाच्य में रहता है। किस में रहता है? भाववाच्य में, भाववाच्य में। ठीक है, किस वाच्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न तो कर्म के अनुसार? भाववाच्य में। अनुमति प्राप्त करने के लिए किस वाच्य का प्रयोग किया जाता है? अनुमति के लिए भी आपका भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। सचिन ने दरवाजा खोला, इस वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तन करने पर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा कि सचिन के द्वारा दरवाजा खोला गया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी उदाहरण सूचक जैसे जैसे, जैसे अथवा यथा से के पहले विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो है किसका प्रयोग किया जाएगा? अर्ध विराम हो जाएगा ना, अर्ध विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे मतलब कि जब वाक्य की समाप्ति पर थोड़ी देर रुका जाता है तत्पश्चात तुरंत दूसरा वाक्य आरंभ हो जाता है, तो वहाँ पे पूर्ण विराम होता है। ठीक है, और किसी कथन को पृथक करके दिखाना तो वहाँ पे उप विराम का यूज होता है। किसका यूज होता है? उप विराम का यूज होता है। और वाक्य में के मध्य में जब अर्ध विराम की अपेक्षा कुछ समय के लिए विराम दिया जाता है तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, उपाधियों को पृथकता प्रदर्शित करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? उपाधियों को पृथकता प्रदर्शित करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा भाई साहब? तो अल्प विराम का, है ना, अल्प विराम का। डांटने फटकारने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? डांटने फटकारने के लिए तो यहाँ पे प्रश्नवाचक, यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक किया गया है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत किया गया है, मूल रूप को, तो यहाँ पे यानी वो एकदम सेम टू सेम, अगर जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है उसको सेम टू सेम दिखा रहे तो उसमें यही हो जाएगा, डबल इन्वर्टेड कामा भी आएगा उदाहरण चिन्ह के अंतर्गत, है ना। चलिए, माता पिता इनके बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें माता पिता में ऐसे बीच में आएगा योजक चिन्ह, है ना, योजक चिन्ह। जब लेखन में कुछ अनावश्यक अंश छोड़ना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो कुछ छोड़ दिए, जैसे मान लो ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर दिया, फिर ऐसे ऐसे कर दिया, तो लोप चिन्ह, लोप निर्देशक। चलिए अगला देखिए, कीरति कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहनित हुई। यह जो है किस संस्थान का आर्ष वाक्य है, ये आपको बताना है। कीरति भनित भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहहित हुई, किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा केंद्रीय हिंदी संस्थान कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। कन्फ्यूजन तो कन्फ्यूजन को दूर करो।
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ठीक है सर, याद रहेगा। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका है आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में, है ना। और क्या बताऊँ, और जैसे मान लीजिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण जो संस्थान है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपका जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। तो कीरति भनित भूति भली सोई सोई सुरसरी सम सब कहित होई, यह किस संस्थान का आश्रय वाक्य है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मतलब ये जो कविता है या फिर ये जो श्लोक है या फिर उसको जो भी आप कहिए, इसको मतलब इसके रचयिता कौन थे, इसके रचयिता कौन थे? ये जो पंक्तियाँ हैं, पंक्तियाँ बोले इसको, तो ये पंक्तियाँ हैं, इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे आपके वो तुलसीदास जी, है ना। तुलसीदास जी थे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाक से आंसर बताइए। विनोद कुमार शुक्ल को, विनोद कुमार शुक्ल को 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। 54वां था क्या, नहीं 59वां था, है ना, 59वां था, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि इसके पहले 2023 में किसको प्रदान किया गया था, इसका आंसर तो ये हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि ये तो 59वां था, अभी हम आपको बताएं 59वें नंबर का। अगर आपसे पूछ ले 58वें नंबर पे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको किसको प्रदान किया गया था, तो 58वां जो पुरस्कार था वो इनको प्रदान किया था, गुलजार और रामभद्राचार्य को। कब किया गया था? 2023 में। ठीक है, याद रहेगा। बाकी इनको रामदास मिश्र को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अत्याचार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर बताइए। तो कुछ इंपॉर्टेंट और बता देते हैं आपको। देखिए, अगर आपसे पूछ रहे, ज़्यादा लेट तो नहीं हो रहा है भाई साहब, महादेवी वर्मा को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1982 में। वर्ष 1999 के हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? निर्मल वर्मा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस वर्ष हिंदी कवि साहित्य को प्राप्त हुआ, मतलब साहित्यकार को प्राप्त हुआ? सबसे पहले जो है आपका 1968 में हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने दूसरे कवि या फिर साहित्यकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। श्री लाल शुक्र को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? 2009 में। चलिए अब इसका आंसर बताइए फटाफट। कह रहा है कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार में कौन सा हो जाएगा? अति हो जाएगा। अति, कौन सा अति? ये अति, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अति उपसर्ग है ना। अगला देखिए, अनुभव में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। अनुभव में अनु उपसर्ग है। अध्यर्थना में अधि है, उल्लास में उद है, उपाधि में उप है, अनंग में अन है। प्रत्यय के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। प्रत्यय के बारे में कौन सा सही नहीं है, चलिए बताइए फटाक से। तो जो प्रत्यय होते हैं ना, ये प्रति और ऐसे मिलकर बना होता है, ये तो बात सही है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश है, ये भी बात सही है। प्रत्यय शब्दों के बाद लगते हैं, ये सही। प्रत्यय शब्दों के पहले नहीं लगते, शब्दों के पहले उपसर्ग लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शब्दों के पहले उपसर्ग लगते हैं, प्रत्यय कहाँ से लगेगा? भड़ाका में कौन सा प्रत्यय है? भड़ाका में लास्ट में क्या रहा है? भड़ा धन आका, आका। चाहत किस प्रकार का प्रत्यय है? तो चाहत भाव वाचक कृत प्रत्यय। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट, लास्ट में आवट आ रहा है। बिछौना में लास्ट में औना आ रहा है। चढ़ावा में लास्ट में आव आ रहा है। परमेश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, संधि की विच्छेद की हम एक पुरानी वीडियो डाल चुके हैं, 1.5 घंटे का है लगभग। उसको स्पीड में करेंगे तो 40-50 मिनट में सारी संधि कवर हो जाएंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है ना। परमेश्वर मतलब यूपीएसआई से रिलेटेड जितने भी यूपीएसआई आपका DSSB, KBS, UPC सेट, इन सब लेवल में जो जितने हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं संधि के, वो सब उसमें कवर है ना। स्पीड में अगर देखना हो, लास्ट रिवीजन करना हो, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं। परमेश्वर्य का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, देखिए लाइक और व्यूज पे मत जाइए कि व्यूज कितना है, आपको ये देखिए कि कंटेंट आपको कहाँ से क्वालिटी मिल रहा है ना। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में मतलब स्टूडेंट की आदत क्या होती है कि उन्हीं को देखने की एक आदत हो चुकी होती है, चाहे वो 1 घंटे में 2 घंटे में बस मात्र 10 मिनट 15 मिनट का कंटेंट पढ़ाए। ऑफलाइन कोचिंग में भी आप जाइए, देखिए वहाँ पे 2 घंटे की क्लास रहेगी, मात्र आपको 30 से 45 मिनट का कंटेंट मिलेगा बहुत मुश्किल से। बाकी टाइम यही है हा हा हो होता है ना। तो इस समय तो बहुत कम है, एकदम सीरियस मोड में रहिए। सीरियस मोड में रहेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि इतने फॉर्म भरे गए हैं, लाखों फॉर्म। सिलेक्शन तो सिर्फ इतनी को होना है, 4 से 5 हज़ार लोगों का। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो उन्हीं लोगों को जो सीरियस मोड में पढ़ेंगे, बाकी तो कंपटीशन हर जगह है। अब एक ही कोचिंग संस्थान में 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोग हैं, पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ छोटा, तो क्या वहाँ पे सबका सिलेक्शन हो जाए? नहीं। जो सीरियस मोड में पढ़ रहा है और एकदम टाइम को अपने वेस्ट एकदम नहीं कर रहा है,
उनका होगा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब अब यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब ये सब कम है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है ना, वो आप पढ़िए, है ना, उस पर यकीन रखिए। आप यहाँ पे पढ़ के देखिए, जाइए किसी का भी सेट लगाइए, देखिएगा सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको देखने में, है ना। बस ये 10 से 15 प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, बस इससे ज़्यादा कराएंगे ही नहीं। फालतू में जो है एक बोझ डालने से क्या मतलब है। इन्हीं को रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, यही सब प्रश्न तो पूछते हैं घुमा फिरा के। समझ लेंगे बात को कि नहीं, है ना। और बाकी अच्छा लगे तो थोड़ा सा प्रोत्साहन के लिए हमें भी को कर दिए करिए, शेयर कर दिए करिए, है ना। बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। चलिए, कह रहा है परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या है। मेरा काम है आना है, सीधा पढ़ाना है, मतलब पढ़ाने को बोले चाहे रिवीजन कराने बोले, कुछ भी आप समझ लीजिए, आपका फ़ायदा हो, बात खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर का, और अच्छे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें आप मुझे प्रोत्साहन के लिए एक अच्छा सा कमेंट और लाइक वाइक कर दिया करिए, अच्छा लगता है, ठीक है। खुशी मिलती है अंदर से कि वाह, कम से कम इतने लोगों को पसंद तो आ रहा है और इतने लोगों को लाभ हो रहा है ना। ओके, तो इसमें कह रहा है कि परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा भाई साहब। तो इसमें होता है परम धन ऐश्वर्य, है ना, परम धन ऐश्वर्य, प्लस, तो इसमें हो रहा है वृद्धि स्वर संधि। कौन सा हो रहा है, वृद्धि स्वर संधि, है ना। तो पूछा क्या इसमें, करेक्ट, अच्छा यही पूछ लिया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें वृद्धि स्वर संधि होगा, क्या होगा, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है सर। चलिए अगला देखिए, व्याप्त। व्याप्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, व्याप्त का संधि विच्छेद हो जाएगा वी प्लस आप्त। इति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इत्यर्थ। अन्वय, अन्वय में कौन सा संधि हो जाएगी, और भू प्लस अन क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। आच्छादन में कौन सी संधि हो जाएगी, आच्छादन, तो अचदनाद, इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। संधि की दृष्टि से कौन सा सुमेल नहीं है, संधि की दृष्टि से कौन सा सुमेल नहीं है। तो भाई साहब इसमें कौन सा सुमेल नहीं, ये आपको बताना है। महत धन छत्र, महच्छत्र, ये तो सही लग रहा है। दिक धन गज, इसमें व्यंजन संधि लग रही है। बी धन छेद, विच्छेद, ये सही लग रहा है। संचय, सन धन चय, सन धन चय नहीं होता भाई साहब, सम धन चय होता है। क्या होता है, सम धन चय होता है। सम, देखिए यही तो बेसिक चीज़ें हैं, यही तो आपको कवर करनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सुमेल नहीं है, यहाँ पे सन नहीं होता, समझ बात को। यहाँ पे ये जो सन दिया, सन नहीं होता, सम होता है। क्या होता है, सम होता है। निष्कपट का संधि विच्छेद नहीं है, धन कपट। मनोरथ का संधि विच्छेद मनो, अच्छा मनो धनरथ होता है, मनो धनरथ, विसर्ग हो जाएगा सत झन का, सत जन झन जन सज्जन, विसर्ग व्यंजन संधि। दुर्नाम का संधि विच्छेद हो जाएगा दु धन नाम। उदय में किस प्रकार संधि है, यड़ स्वर संधि है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका भी, आज से मतलब टाइम कितना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टपदी का समास विग्रह क्या हो जाएगा, अष्टपदी, अष्टपदी बोले तो अष्ट पदों वाली, अष्टपदों वाली, अष्टपदी का मतलब क्या होता है, अष्टपदों वाली। कौन सा समास है इसमें बताइए, कौन सा समास है। तो अगर संख्यावाची बता रहा है, क्या बता रहा है, संख्यावाची, तो संख्यावाची में कौन सा समास होगा बताइए फटाक से। संख्यावाची आपका हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा होता है, द्विगु समास होता है ना। चलिए, माल गोदाम में कौन सा समास होगा, माल गोदाम में, माल गोदाम में चतुर्थी तत्पुरुष। महाकाव्य में कर्मधारय समास होता है। जलधारा में जल की धारा। यथा मति में अव्ययी भाव समास होता है। धनुर्बाण का समास विग्रह क्या होगा, धनु और बाढ़, धनुष और बाढ़, ठीक है। कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगता है ना। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय।